वक्त जलसा शुरू होने में अभी काफ़ी देर है और 9 बजे का वक्त दिया गया था। 1 घंटा गुजर चुका है और मुसलसल उस गेट की तरफ हूँ मैं जहाँ नुमाइश से लोग आते हैं। उसके अलावा एक गेट पीछे से आता है। 4 जानिब से जो कराची का है मज़ार क़ायद, वहाँ से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और मेरे ख्याल में जैसे मैंने 4 साल पहले जो वोटर खान साहब को के लिए निकला था इख्तियार में लाने के लिए और जो हुकूमत में आने के बाद शायद चला गया, मैं देख रहा हूँ कि वो वापस आ गया है। जत्थों की सूरत में आम लोग, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ झंडे उठाए इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये नारे भी अपने लगा रहे हैं। ये देखिए 3 बच्चियाँ इस वक्त रात के इस पहर में खड़ी हैं। इमरान खान को निकाला गया है, साजिश कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी उनकी महंगाई वजह थी और था क्या था। हम एक खुददार कौम है, हम भिखारी नहीं है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इमरान खान ने हमें वो जज्बा ले आए कि आज ये मिडिल क्लास निकली है, हमें कैसे खरीदोगे। आपको इल्म है ये जो क्राउड है, मॉब है, आम लोग हैं, इनको रोकना कि ये जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये स्क्रीन पे जा रहा है, आप ऐसा लगे कि भाई ये जो हुकूमत निकाली गई है इससे कराची का जो आप मॉब लोगों को देख रहे हैं वो हर तबका फ़िक्र का है, हर मकतब फ़िक्र का है। बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं और हर ज़बान के बोलने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं। और ये 4 साल बाद मैं देख रहा हूँ कराची के सड़कों पर। इंशाअल्लाह इस कौम की तकदीर अब बदलेगी। इमरान खान इनसे बदला लेगा जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। आपने देखा ये है इस वक्त जलसा शुरू होने से एक कोई 1.5-2 घंटे की सूरत हाल के सैकड़ों की तादाद में 4 जानिब से मज़ार क़ायद पर लोग आ रहे हैं। यकीनन खान साहब के खिताब में कोई 2 घंटे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आमद। जी, तो हमारे सीनियर जो जिन्होंने हमें यहाँ तक बिठाला वो ये कहते थे कि उस जगह के बारे में रिपोर्टिंग ना करो, उस जगह के बारे में गुफ्तगू ना करो, वहाँ पर उस पर तबसरा ना करो, तजिया ना करो जब तक कि वहाँ का खुद उस सियासी अमल का हिस्सा अपने सामने ना देखो। तो ये जो मैंने मनाजिर कराची में रात के पहला पहरी था हफ्ते की रात को देखे, तो मैंने अब कहा कि मैं एज ए सहाफ़त के तालिब इल्म के लिए कराची नहीं पाकिस्तान के हर शहर में ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जब इस तरह लोग सड़कों पे आकर देखूँ। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जो 4 साल पहले इख्तियार में आए थे, पौने 4 साल पहले इख्तियार में आए थे, 3 साल 8 माह में एक दिन भी उन्होंने कराची में कोई बड़ा जलसा नहीं किया। और आखिरी बार जब आए तो मैंने हमसे ये कहा भी था कि आप एक शब्द भी ये बसर नहीं करते यहाँ पर। ना आपको ये पता है कि सिंध में महंगाई कितनी है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, जो आपके तहरीक वो क्या कर रहे हैं। और यकीनन महीने 1.5 महीने पहले जब हम सड़कों पे हमारे रिपोर्टर्स और हम खुद जाते थे तो लोग कहते थे जी महंगाई बहुत है, डिलीवर नहीं किया। और जो और उसी तरीके से यानी उनकी शिद्दत से जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे वो हम बात दिखा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक दिलचस्प पहलू है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह भुट्टो साहब जब PNA की तहरीक चली तो इंतहाई गैर मकबूल थे, लेकिन जिस दिन भुट्टो साहब की हुकूमत गिरी उस दिन PNA की पॉपुलर मूवमेंट ख़त्म हो गई। और फिर आपने देखा कि भुट्टो साहब की मकबूलियत इतनी बड़ी कि जब मैंने कराची में देखा कि इतना बड़ा हुजूम उन्होंने लेने आया था कि बिलावल हाउस की दीवारें गिर गई थी। इसी तरह 3 साल 8 माह यानी कोई तकरीबन 4 साल बाद जब इमरान खान आज कराची के जलसे में आए तो मैंने एक झलक आपको दिखाई, और वो भी एक तरफ से कि किस तरह लोगों का जोश व खरोश है, किस तरह उनमें गुस्सा है, और वो गुस्सा वो नारे जो हम दिखा नहीं रहे हैं। और वो इस बात पे इमरान खान के बयानिए पर किसी हद तक यकीन करते हैं, पूरे हद तक यकीन करते हैं इस सीट के लोग कि वाकई इसमें बैरूनी साजिश थी, अमेरिका था और सुप्रीम कोर्ट था। ख़ास तौर पर खान साहब ने, लेकिन मैं ये देख रहा था कि अपने खिताब में कोशिश की कि वो डायरेक्ट बराह रास्त इदारों को जो है कन्फर्ट ना करें। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने ज़रूर ये कहा कि जनाब मुझे इंतहाई दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये नहीं देखा कि किस तरह मुनर्फिन बिक रहे थे, किस तरीके से मंडी लगी हुई थी, लेकिन मुझे जिस तरीके से निकाला खान साहब ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। और गालिबन खान साहब
साहब के इस रद्दमल का ही नतीजा था कि आज जब चीफ जस्टिस साहब ने ये केस सुना पूरी बेंच ने, तो उनका कहना था और यकीनन उस पस मंज़र में था जिसमें इमरान खान ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रात को क्यों खुला, उसका जवाब दिया। मतलब चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर हमें गालियाँ पड़ती हैं। फिर उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया, ये जो कहा कि अदालतें 12 बजे खुलती हैं, तो उन्होंने कहा अदालतें 24 घंटे खुली रहती हैं। बार बार सवाल क्यों करते हैं आपकी अदालतें, क्यों 12 बजे खुली, तो उनका कहा था। फिर उन्होंने ये भी यानी बराह रास्त या बिलवास्ता कह लें ये जवाब दिया कि किसी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। उनका कहना मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट कब खुलें, क्या खुलें, क्या कार्रवाई करें, तो उनका कहना था कि जनाब ये उनका आइनी तहफ़्फ़ुज़, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना उनकी ज़िम्मेदारी है, और इस पर अगर गालियाँ पड़ती भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल करेगा, कराएगा, जैसा कि आपने देखा। इससे ज़्यादा अहम इशू एक और वो है कि इस हुकूमत को तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, काबीना की तश्कील नहीं हुई है। आइनी 2 पोस्टें सिर्फ अभी तक दी गई हैं। स्पीकर बनाया गया है हमारे मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब को पीपल्स पार्टी के, और डिप्टी स्पीकर JUI के नामजद किए गए हैं। 4 गवर्नर, 36 की काबीना। देखते हैं ये कितने दिन में मुकम्मल होगी, तो गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, ख़ास तौर पर काबीना के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। और ब्रेक से पहले आपको मैंने ज़रा एक झलक दिखाई कि बहरहाल खान साहब ने जो कराची, पेशावर और लाहौर के जलसे किए, उसका क्या किस हद तक कबूलियत उसको हो रही है, और जिन जिन हलकों को पैगाम दे रहे हैं वो क्या हो रहा है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है अपने ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से, और फिर हमारे इस्लामाबाद के इंतहाई बाखबर सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद ने। मैं ख्याल मतीन हैदर इजाज़त दें तो, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, मेहमान नहीं कहूँगा लेकिन सैयद साहब से एक देरीना ताल्लुक़। तो सैयद साहब, ये जो 1 हफ़्ता हो गया, 8 दिन हो गए, ये जो काबीना में ताख़ीर हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी अब ये कुछ देर की बात है, स्पीकर का इंतखाब हो गया, स्पीकर राजा साहब हो गए हमारे पीपल्स पार्टी के, डिप्टी स्पीकर हो गए JUI। तो क्या कोई फार्मूला इस तरह तय हुआ है कि गवर्नर्स इनको मिलेंगे, स्पीकर डिप्टी के इस पर मिलेंगे, वजारतें होंगे, तो ये 8 दिन जो हो रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं खुशरूबी से मामले तय होने की तरफ जा रहे हैं सैयद साहब? मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद साहब, ये जो अलायंस है 2 बड़ी जमातों का, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ज़ाहिर है JUI फे और बाकी जो जमातें हैं, ये अलायंस अगर देखा जाए तो ये गैर फितरी अलायंस है। ये किसी तौर पे भी फितरी अलायंस नहीं है, क्योंकि इसका जो यकनिकाती एजेंडा था वो इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना था। माजी तारीख़ अगर कोई मैयर है तो तारीख़ में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की ज़िद रही हैं, और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सियासत करती रही हैं। और उसी बैकग्राउंड में ये जो वजारतें और कैबिनेट लेने का जो प्रोसेस है वो लेट हुआ। आपको याद होगा 2008 में भी जब मुशर्रफ साहब सदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में आई थी, तो नून लीग ने कैबिनेट लेने में थोड़ी ताख़ीर का मुजाहरा किया था, लेकिन काले रंग की पट्टियाँ बांध कर नून लीग के वज़रा आए थे और उन्होंने मुशर्रफ से हल्फ लिया था, लेकिन वो इत्तेहाद भी ज़्यादा देर चल नहीं सका था। अब सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे आमादा हो गई है कि वो कैबिनेट में भी अपना हिस्सा लेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उन्होंने मांगी थी मुस्लिम लीग नून ने कुछ लो 2 की पॉलिसी के तहत उन पर आमादगी का इजहार कर दिया है। लेकिन ये इत्तेहाद और ये लेन देन उसी वक्त तक रहेगा जब तक इमरान खान एक बड़े इम्पैक्टफुल बयानिए के साथ मैदान में मौजूद रहते हैं। जो ही इम्पैक्टफुल बयानिया ज़रा नीचे आएगा तो इस बात का भी कभी इम्कान है कि कल कला आज पीपल्स पार्टी जो नून लीग की इत्तेहादी है, तो ये भी मुमकिन है और ये भी बैदस क्यास नहीं कि कल पीपल्स पार्टी PTI की इत्तेहादी हो।
मतीन ने जो बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये कि कहा यह जा रहा है और जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां नहीं आई हैं, मेरे ख्याल में एजाज और आप इस बात से एग्री करेंगे कि मसला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो बड़े आसानी से कर लेते। लेकिन आखिर में जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इमरान खान ने इस्तेमाल की थी, वो है बैसाखियों का। मसलन मोहसिन दावर और अली वज़ीर, उन्हें पता नहीं किन शराइत पे लाया गया, असलम भूटानी को लाया गया, फिर अली नवाज शाह साहब को लाया गया, फिर हमारी MKM के काफ के 5 को लाया गया, फिर 4 बापों को लाया गया, और ये इनको कुछ ना कुछ अब ये ANP जो है उसका भी एक रुकन है। तो ये जो ज़्यादा मसला ये नहीं हो रहा कि ये पार्टियां एक एक दो वोट वाली भी अपना हिस्सा मांग रही हैं। मसलन ANP मांग रही है कि मुझे गवर्नर दो, JUI, हाँ तो तीसरी बड़ी पार्टी में भूल गया, वो कह रही है कि हमें JUI वहाँ का गवर्नर दो। तो ये जो ज़्यादा मसला, और मैंने देखा है कि अभी लास्ट 2-3 दिन में जो तकारीर, ख़ासतौर पर मैं अली वज़ीर की सुन रहा था, फिर मैंगल साहब की सुन रहा था, लबो लहजा वो था कि जो खान साहब का बयानिया होता था। तो ये पार्टियों को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है ना, पीर पार्टी और नून लीग का शायद ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा काम तो कर लिया, खान साहब को निकाल दिया। जी मतीन। बेली साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी छोटी पार्टीज़ को हैंडल करना, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत इस वक्त मुश्किल हमारे, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ब्लैक मेलिंग की सियासत जारी है। जो कोलिशन, जिस तरह एजाज सैयद ने कहा कि एक गैर फितरी अलाइंस था, बुनियादी तौर पे सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना था, और इन तमाम जितने लीडर्स हैं इनके अंदर जो है वो कॉम्पिटेंस, वो कैपेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट चलाने की। इख्तलाफात अभी तक आप देखें कि आज हफ्ते से ऊपर हो चुका है कि कैबिनेट नहीं बन रही, और उसमें मज़ीद दिलचस्प चीज़ यह है कि इनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद, तमाम थ्रेट्स देने के बावजूद ईवान सदर पर अभी भी ये कब्ज़ा नहीं कर सके, इसलिए कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत जो सदर को मवाक़े के ज़रिए हटाने की है वो नहीं है। और सदर बार बार इनके लिए इस्लामाबाद में और लाहौर में इनके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लाहौर में आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि सदर आरिफ अलवी ने जो है वो उमर चीमा से कहा है, जो गवर्नर पंजाब हैं, कि वो अपने फ़राइज़ से मनसबी अंजाम देते रहें, और उन्हें जो PM की समरी है गवर्नर की बरतरफी की, उसको हेल्ड कर लिया है। और आज अभी शाम को ओथ टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं हो रही, अब कल होगी, और कल भी आरिफ अलवी साहब उस ओथ टेकिंग में नहीं होंगे। तो ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं बार बार, और आरिफ अलवी साहब ईवान सदर में उस वक्त तक रहेंगे जब तक PTI के इमरान खान उनको इशारा देते रहेंगे, वो आखिरी दम तक जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो है वो जारी रखेंगे। और ये जो कोलिशन है, इत्तेहाद है, ये कैबिनेट अगर बन भी गई तो उसके बाद भी बड़े मसाइल आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, अगरचे उन्हें बड़ी अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन्हीं मिनिस्टर्स के माबैन, इन्हीं वज़ीरों के दरमियान जो है वो फूट पड़ेगी। आगे बड़े मसाइल गंभीर हैं, और वो इसलिए भी कि कहानी सिर्फ वजारतों तक नहीं है, अहम आइनी ओहदे भी इन्होंने मांगे हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारी अदालतें, बहुत सारे आगे मामलात हैं। पार्टियां टांगे वाली पार्टियां 2, 4, 5, 10 अरकान हैं, और नज़रें उन्होंने आइनी दफातर और आइनी पोजीशंस के ऊपर लगाई हुई हैं, लेकिन इन तमाम तर मामलात के ऊपर नज़र रखने वालों की नज़र रखी गई है। और ये नहीं कि ये बिल्कुल अनचेक्ड हो जाएगा, ये तमाम का तमाम जो कुछ हो रहा है। जिस तरीके से अभी चंद दिन हुए शहबाज शरीफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी उखाड़ बिछाड़ की है, FIA के अंदर तब्दीलियाँ की हैं, केसेस बंद करने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ वो आसिफ अली जरदारी से ब्लेसिंग्स लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें मेरे ख्याल में अहम हैं एजाज सैयद, और गो के गवर्नर का ओहदा एक रस्मी सा है, लेकिन आपने देखा कि उसकी कितनी अहमियत हो जाती है एक ख़ास वक्त में। अब चारों सूबों के गवर्नर जो हैं, जैसे मैंने कहा कि अव्वल तो अभी MKM कह रही है कि हम गवर्नमेंट ज्वाइन करें ना करें, वो चाहेंगी कि हमें गवर्नरशिप मिले। बलूचिस्तान की गवर्नरी, खैबर पख्तूनख्वा की उससे ज़्यादा गवर्नरी, पंजाब की गवर्नरी पर अभी तक जो है पीपल्स पार्टी की नज़र है। तो एक तो ये 4 गवर्नरों के ओहदे तो गालिबन बहुत ही अहम हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे बाद में करूँगा, और वो है इलेक्शन।
मौलाना ने मुतालबा कर दिया है कि जी फौरी इलेक्शन किए जाएं, क्योंकि वो एक जहांदीदा सियासतदान है और उनको इल्म है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खान साहब को वक्त मिलेगा मोबाइल करने का, गम और गुस्सा निकालने का। जी एजाज। मुजाहिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन का मुतालबा किया है, लेकिन उनके मुतालबे के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, और वो ये चीज़ जुड़ी हुई है कि वो कहते हैं कि जो क़वानीन में तरामीम आपने करनी है वो जल्दी से कर लें। तो क़वानीन में जो तरामीम है ये सिलसिला नवंबर के बाद तक का जाएगा, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये सिस्टम सारा स्ट्रक्चर किया गया है वो स्ट्रक्चर ही इसी तरीके से किया गया है कि ये जो मौजूदा सेटअप है उसको नवंबर के बाद तक जारी रखा जाए, ताकि हर सतह पर जो नए चेहरे सामने आए और हर सतह पर जो पॉलिसी है उसको इंश्योर किया जाए कि इमरान खान जो है उनकी जो वापसी है वो इंश्योर हो कि वो वापस ना आ सकें, क्योंकि इमरान खान जो बयानियाँ लिए हुए हैं वो ना सिर्फ मौजूदा जो सेटअप है इसके ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो कोई इतना काबिल कबूल बयानियाँ नहीं है। मतीन, मेरा ये ख्याल था कि पेशावर के बाद जब कराची में खिताब करेंगे तो उनका इंतहाई जाराना होगा, लेकिन कुछ गैर जानिब हल्के कहते हैं, और आपने भी सुना होगा कि खान साहब अदलिया तक तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक मोहतात रवैया इख्तियार किया पावरफुल इदारे या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो खान साहब को ये तो इल्म है कि अगर उन्होंने टकराव की इस्टेब्लिशमेंट सियासत रखी तो वो वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पावर जो असल है या जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता एस्टेब्लिशमेंट का, वो सिर्फ वो नहीं होते, उससे जुड़े हुए यानी वाशिंगटन भी होता है, जद्दा भी होता है, बहुत चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए आप समझते हैं कि इमरान खान आगे चलकर जो लाहौर का जलसा होगा वो बैलेंस रखेंगे? प्रेशर तो बहुत है उन पर, गुस्सा भी उनका है। जी मुजाहिद साहब, वो यकीनी तौर पे बैलेंस नहीं रख सकेंगे, इसलिए कि आज भी जो उनकी सहाफ़ियों के साथ बातचीत हुई है इमरान खान की, उसमें वो खुल के बोले कि रूस के दौरे के हवाले से आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे। अब वो किसी किस्म का जिसे कहते हैं रख रखाव नहीं रखेंगे, किसी नुक्ते को रिजर्व नहीं रखेंगे, चूँकि फ़ौज की तरफ से भी एक मुफस्सल और मुदल्लल प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम नुक्ते सामने आ चुके हैं। और उसके बाद इनकी एक्स मिनिस्टर शीरी मज़ारी ने भी बात की कि ऑप्शंस जो थे वो हमने नहीं सामने लाए थे उनकी तरफ से, और वही चीज़ आज इमरान खान ने फिर आज की जो इनफॉर्मल प्रेस टॉक है उसमें कहा कि ऑप्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रखे गए थे। तो कराची के जलसे में मुजाहिद साहब आप भूल रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरे सोशल मीडिया की टीम को उठाया जा रहा है और हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वो दबे लफ्ज़ों में बोलते रहेंगे, चूँकि दबाव उस तरफ से भी बहुत है। और अगर सैयद साहब आपको यही सवाल अगर जो मैंने मतीन हैदर से किया है, आपको भी इल्म है माशाल्लाह कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के पावरफुल इदारों से लड़ें तो तारीख़ तो ये कहती है कि वही फिर मैंने कहा उनके इर्द गिर्द वाकई चंद सीनियर लोग हैं कि फिर वापसी इतनी आसान नहीं होती। आप समझते हैं कि वो बैलेंस अभी तक कर सकें, और अगर नहीं कर सकें तो आगे चल के करेंगे? एजाज सैयद। मेरे ख्याल में मुजाहिद साहब ये बात हकीकी तौर पे माननी चाहिए कि इमरान खान जो नैरेटिव लेके जा रहे हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत असर पड़ रहा है, और इमरान खान बड़े स्मार्टली या बड़े कह लीजिए जहानत के साथ या जो भी कहिए वो लाइन टच नहीं कर रहे कि जिसमें इंस्टीट्यूशन को हिट किया जाए। वो बाज़ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हवाले से अपने सोशल मीडिया टीम के ज़रिए वो बात कर रहे हैं और ख़ुद भी खुलकर उन अनासर का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली उनको निकाला है या जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनको निकाला है। तो इमरान खान इस वक्त जो नैरेटिव लिए हुए हैं, अगर आप ये कहें कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी फ़र्क डाला है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये जो नैरेटिव है ये
ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है ये बताती रही है माजी में भी, और ये एंटी अमेरिकनिज्म और ये मजहब कार्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं जो माजी में आप और हम देखते आए हैं कि किस तरीके से ये कार्ड इस्तेमाल होता रहा है, किस तरीके से एंटी अमेरिकनिज्म इस्तेमाल होता रहा है, किस तरीके से जो ठोस हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। शुक्रिया एजाज सैयद, मतीन हैदर, और मैंने कहा दोनों इस्लामाबाद के हमारे सीनियर सीजनड जर्नलिस्ट हैं, बल्कि इनको मैं कहूँगा कि ये सहाफ़ती पंडित हैं, और जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उसे यकीन आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इमरान खान किस राह पर इस वक्त हैं और आइंदा चल कर क्या रफ्तार करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और मैं इसे कोई खुश आइन तो नहीं कहता, बदकिस्मती का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता कि न जाने क्यों जब भी इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली होती है तो उसके साथ ही आज़ाद कश्मीर में ज़रूर तब्दीली आती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में, नून लीग की हुकूमत हो तो नून लीग का, और ये किस तोड़ से किस तरीके से लाया जाता है वो भी हमारे सामने की बात है। और फिर तारीख़ ने दोहराया कि पीटीआई की हुकूमत इस्लामाबाद में आई तो पीटीआई ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत आई, बल्कि वहाँ भी एक न्याजी जो मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जो आज़ाद कश्मीर की सियासत को 2 दहाई से देख रहे हैं उनके लिए भी नया था। और अभी हमारे ये न्याजी साहब प्राइम मिनिस्टर ने अभी चंद दिन पूरे भी कुछ महीने पूरे भी नहीं किए थे कि ये एक नए वहाँ पर बगावत हुई, और सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे साथ सरदार अतीक साहब हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसकी तारीख़ और एक तवील तारीख़ है, ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर हैं। सरदार साहब, आपसे पहले भी गुफ्तगू होती रही है कि बदकिस्मती से हमेशा जो है अब एक रवायत पड़ गई है कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएगा वो ज़रूर बनाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे यानी एक लिहाज से 5वां सूबा बना दिया है, और बहुत ज़्यादा नुकसान तहरीक आज़ादी कश्मीर से इससे होता है। तो ये क्या ज़रूरी था कि न्याजी साहब की जगह सरदार साहब को लाया जाता? सरदार अतीक साहब मुझे ऐसा बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि पार्टी का ज़रूरी मामला था, सरदार क़य्यूम खान न्याजी और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान पहले से ग्रुपबंदी मौजूद थी इंतखाबात के वक्त से, और वो उसमें ज़रा तेज़ी आ गई, और जो ही उन्होंने अपना को टाइम 6-8-10 महीने पूरे किए कि अब एतबार की तहरीक आ गई कि बुनियादी तौर पर उनकी अपनी अंदरूनी ग्रुपबंदी का शाखसाना है। नहीं, अब अपने अंदर तो है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन था या आइंदा मुमकिन होगा कि अगर नून लीग की हुकूमत मुस्तहकम हुई शहबाज साहब की इस्लामाबाद में तो वो सरदार तनवीर को भी उठाकर फिर अपना बंदा लेके आएंगे? कि जैसे बाद में इस्तेकाम का दरवाज़ा तो खुल गया है, ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मरकज़ में जो हुकूमत है वो हुकूमत अपने इतने गहरे गंभीर मसाइल में गिरी हुई है, तो हो सकता है उसकी ख्वाहिश मौजूद हो, क्योंकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG फौरी तौर पर तब्दील कर दी है। 24 घंटों के अंदर अंदर अपने एतबार की तारीख जो ही सामने आई, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ जो फौरन कुछ कार्रवाई कर सकें। अलबत्ता उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, और वो इस वक्त जो कुछ हुआ वो ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के इस तहरीक का मुकाबला करना था और अपना उम्मीदवार देना था, तो उम्मीदवार देने में नाकाम रहे इस वक्त तक उनकी अंदरूनी ग्रुपबंदी की वजह से, वरना ये है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट था। सरदार साहब, इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू होती रही है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप लोग जो आपके वालिद मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम और आपकी जमात पिछले 75 साल से जदत कर रही है, क्यों आप सबसे बड़ी अदालत में जाके ये नहीं कहते कि वो पार्टियां जो पाकिस्तान में अपने अपने मफादात के लिए काम करती हैं, एक दूसरे को गिराती हैं, बराह रास्त वही सियासत लेकर मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर में क्यों आ जाती हैं, और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस कश्मीर में जो आज़ादी के लिए लाखों लोग अपनी जानें दे रहे हैं?
तो ये जो ठीक है, यानी कश्मीर में रहकर ये अपने हामियों को ला सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी पार्टियों का मुजफ्फराबाद में बैठकर वही सियासत करना जो इस्लामाबाद लाहौर में करते हैं मुजफ्फराबाद में, किस हद तक जो है नुकसानदेह अब तक रहा है और आइंदा होगा? सरदार साहब जी, मुजाहिद साहब आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त मर्द की निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पार्टियां जब से गई हैं वहाँ अजीब गरीब किस्म की पोलराइजेशन शुरू हो गई, और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होना चाहिए और था भी और है भी और खुदा के आइंदा भी रहे, इस बेस कैंप को पाकिस्तान की इंतखाबी और जमाती सियासती रस्सा कशी का बैटल फील्ड बना दिया गया है। इससे तहरीक आज़ादी को मुसलसल नुकसान पहुँचता है, बजाय इसके कि पाकिस्तान की जमात आज़ाद कश्मीर में कोई आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करें, तो पाकिस्तान में एक दूसरे के दिफा पर और एक दूसरे की लड़ाइयाँ लड़ने पर सारा वक्त और असबाब और वसाइल दलाइल सर्च करते हैं। तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के अकाबरीन को इस पर गौर करना चाहिए और कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी को जो उन्होंने दी थी कि रियासत की जमात को काम करने का मौका देना चाहिए। शुक्रिया सरदार अतीक अहमद साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म कह रहे। वजह तौर पर जैसे मैंने कहा कि हम सब जो तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं, तमाम पार्टियाँ वो इस्लामाबाद की सियासत को मुजफ्फराबाद में ले आई हैं। देखिए ना, हफ्ते भर पहले खान साहब थे तो उनका न्याजी वज़ीर आज़म, और हफ्ते भर बाद बहरहाल वो PTI से आया है, लेकिन ये कब तक रहेगा इसको भी देखना होगा। और ज़रा चलते थे, ज़रा देखिए पंजाब चलते हैं। इंतहाई मार दहाड़ से भरपूर ड्रामा जो है देखने में आया पंजाब असम्बली में। यही कहा जाता है कि जनाब इसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जो वाक़या ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में देखा गया, और ख़ास तौर पर जो पंजाब के चौधरी यानी चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो चौधरी शुजात हुसैन जो समझे जाते थे कि किसी न किसी तरह सियासत को मैनेज कर लेते थे, वो मैनेज नहीं कर सके, हत्ता कि ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही पर भी हमला हुआ। और ये कोई मामूली बात नहीं समझे, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी ज़हूर इलाही, ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी को भी अपोज करें, लेकिन इनकी कुछ रवायत थी, लेकिन उस दिन ये तमाम रवायत जो है उसकी धज्जियाँ बिखर गईं, और एक इतने बड़े गुजरात के पंजाब के चौधरी मजलूम की हैसियत से सामने आए, हत्ता कि आज पुलिस तक ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हमारे साथ अब्बास नकवी मौजूद हैं। जी अब्बास, जो कुछ हुआ गालिबन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख़्याल में चौधरियों को हुआ, जो हुकूमतों को पलटने में, हुकूमतों को लाने में अहम किरदार अदा किया करते थे, वो खुद मजलूम हो गए। बल्कि सॉरी टू से मेरे ख़्याल में चौधरी साहब शुजात साहब ने कह भी दिया है कि वो इतने बेजार हुए हैं कि शायद मज़ीद सियासत में भी हिस्सा न लें। अब्बास जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। जैसा कि पंजाब असम्बली के अंदर जो भी सूरत हाल बनी है उसके हवाले से अगर बात की जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो शख्सियत समझी जाती थी वो एक बड़ी तदब्बुर से, बड़े हम्बली उनको समझा जाता था कि वो बड़े प्यार से बात करने वाले हैं, लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर जो सूरत हाल बनी, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही पटिया बांधकर सामने आए, उसके अलावा वो अंगूठे से थम्स अप करते रहे अपने अरकान असम्बली को, और आज एक और अहम फुटेज सामने आ गई है कि वो उनके जो तरीके इंसाफ की MPs, खवातीन MPs है और मर्द MPs है, वो लोटे जो है वो अंदर लेके गए। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की मर्जी के बगैर नहीं गए वो तमाम चीजें, क्योंकि तमाम जो हरारकी है वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर ज्वाइंट थी, जुड़ी हुई थी, और उसके बाद तमाम लोटे और तमाम सिस्टम, तमाम चीजें जो अंदर गई वो उनकी मर्जी के साथ गई। तो अगर ये कहा जाए तो मुस्तकबिल में जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान आएगा चौधरी परवेज़ इलाही को, और अब भी इस वक्त भी आ रहा है, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में जो तादाद है, इस वक्त जो तादाद 371 के ऐवान के अंदर, उसमें 197 लोगों ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे आखिर में सवाल ये पूछूं कि ये मामला तो उलझ गया, मसलन गवर्नर डट गए हैं और ख्याल ये पाया जा रहा था कि शायद कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ ले लेंगे, कल ही वो इसरार कर रहे थे शायद आज हो जाए, तो अब हमजा शहबाज जो हैं वो कल तक हल्फ उठा सकेंगे, और गवर्नर साहब तो नहीं उठाएंगे यकीनन कायम मकाम चीफ जस्टिस। अब्बास इस हवाले से बहुत अहम मसला ये बना हुआ है, क्योंकि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो है उन्होंने हलफ लेने से तो वादे तौर पर गुज़िश्ता रोज़ इनकार कर दिया था। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सदर को समरी भेजी, लेकिन वो भी क्योंकि सदर भी तहरीक इंसाफ के, उन्होंने समरी कबूल नहीं की। इस वक्त उमर सरफराज चीमा अपनी सीट के ऊपर मौजूद हैं। अब
कोशिश ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है अमीर मोहम्मद खान भट्टी, उनसे हमदा शहबाज के तरीके से हलफ लेने की गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस में तैयारियां तो सारी कर दी गई थी, लेकिन गवर्नर पंजाब के इस तमाम एपिसोड के बाद, सूरत हाल के बाद जो है इस वक्त जो हलफ है हमदा शहबाज का वो डिले होता नजर आ रहा है। और आज जो अताउल्लाह तारड़ ने जो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने वादे तौर पे कहा कि अब इम्कान है कि नून लीग जो है हमदा शहबाज के हलफ लेने के हवाले से वो दोबारा हाई कोर्ट जा सकती है। और क्योंकि पहले भी हाई कोर्ट के कहने पे इलेक्शन हुए थे तो अब दोबारा हाई कोर्ट जाया जाएगा कि इलेक्शन तो हो गए, अब हमदा शहबाज को हलफ लेने का भी तरीकाकार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वादे तौर पे बताए कि हलफ किस तरीके से लिया जाए। तो कल ये कहा जा रहा है कि शायद पिटीशन जो है नून लीग की क़यादत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर करेगी और वहां से फिर उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमें रिलीफ दिया जाए। और ये जो तरीकेकार तमाम जो इख्तियार किया गया है गवर्नर हाउस की जानिब से या स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से, इसको मुकम्मल तौर पर अंदाज़न वाइड करार दिया जाए और हमदा शहबाज अब्बास नकवी तो अब बात बता रहे थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आज तो उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद कल तक हमदा शहबाज जो है वज़ीर का ओहदा उठा लें, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साहिबजादे हमदा शहबाज वज़ीर आला। ये भी एक अलग नई तारीख़ रकम होगी। इसके साथ ही मुजाहिद को GTV से इजाज़त दीजिए।